कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? क्या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसकी हिस्ट्री मैटर करती है इन दी सिलेक्शन ऑफ सोलर सिस्टम? क्या सोलर सिस्टम की डायरेक्शन मैटर करती है? क्या स्ट्रक्चर मैटर करता है? कौन से एसी डीसी पैनल्स यूज़ करने चाहिए? कौन सी केबल यूज़ करनी चाहिए? किस तरह के पैनल यूज़ करने चाहिए? कौन सा इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए? इस तरह की बहुत सारी मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को आपको देखना होगा। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि कितना बड़ा सोलर सिस्टम आपने लगाना है। उसको सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास आपके घर का, फैक्ट्री का या किसी भी कमर्शियल प्लेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री होती है कि पूरे साल में किस किस महीने आपने कितने कितने यूनिट यूज़ किए। वो जो महीने हैं, वो जो बिल की कंजम्पशन है उसकी आप एवरेज निकालें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक मंथ में आपने एक्चुअली कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। उसको डिवाइड करें आप 30 से तो आपके पास डाटा आ जाएगा कि एक दिन में आपकी क्या कंजम्पशन है। वो जो यूनिट आएंगे उसको आपने डिवाइड करना है 4 से तो आपके सोलर सिस्टम का साइज निकल आएगा कि आपने कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक दिन की जो कंजम्पशन है वो 40 यूनिट्स हैं, तो आप 40 को डिवाइड करें 4 से तो वो आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि आपकी जो ज़रूरत है वो 10 किलोवाट के सिस्टम के। एक जो किलोवाट होता है वो ऑन एवरेज डेली के 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो 40 यूनिट को मीट करने के लिए आपको 10 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होता है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे कि आपने कितना बड़ा सिस्टम लगाना है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर की सिलेक्शन है वो आपने कैसे करनी है। डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, L1, L2, L3 स्ट्रक्चर। ये जो L2 और L3 स्ट्रक्चर होते हैं ये लो हाइट के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़े स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। ये लो हाइट के स्ट्रक्चर होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, कम कास्ट में ये बन जाते हैं। लेकिन जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा हाइट का होता है। यूजुअली ये 6 फुट से लेकर 11 फुट, 15 फुट, डिपेंड्स के कितना बड़ा आपने लगाना है, इसकी ये हाइट होती है स्ट्रक्चर की। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो आपके पैनल्स हैं उनकी जो लोअर साइड है वो साउथ साइड पे होनी चाहिए, जो अपर साइड है वो नॉर्थ साइड पे होनी चाहिए। जो एंगल बनता है आपका लेफ्ट राइट का वो आप 15 डिग्री तक होना चाहिए। जो आपका ऐसे एंगल बनता है वो एंगल आपका लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए, प्रेफरेबली 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री अप टू 15 डिग्री। ये आपकी स्ट्रक्चर की सिलेक्शन है। प्लस जो आप पैनल लगाएंगे उन पैनल्स के दरमियान में डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये आपका सिंपल L2, L3 स्ट्रक्चर है तो हर रो के दरमियान में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो बीच में कुछ पैनल्स की जगह आप छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि एयर का प्रेशर ना बने, आपके जो पैनल्स हैं वो आंधी की सूरत में, तेज़ हवाओं की सूरत में वो हवा में ना उड़े, इसलिए आपको बीच में गैप छोड़ना होता है ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका जनरेट ना हो। स्ट्रक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर की बेस। ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है इसको स्ट्रक्चर की बेस कहते हैं। ये जो बेस है इसको डायरेक्टली आपने बोल्ट नहीं करना अपने फ्लोर के ऊपर। यूजुअली क्या होता है कि डायरेक्टली इसको बोल्ट कर दिया जाता है, उससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो आपका तेज़ हवा की सूरत में एयर प्रेशर बिल्ट होता है वो ये बियर नहीं करती, तो इसके उड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि छत के ऊपर जो आपकी टाइल्स लगी होती हैं वो टाइल्स आपने उखाड़नी होती हैं। टाइल्स के नीचे कंक्रीट होती है, मट्टी होती है और एक पीवीसी की शीट होती है। ये सब कुछ आप उखाड़ेंगे तो आप लेंटर तक पहुंच जाएंगे। लेंटर के अंदर आप होल करें, ड्रिल करें, रबल बोल्ट यूज़ करें और वहाँ पे ये वाली आप प्लेट लगाएं। उसके बाद आप इसको कंक्रीट से भर दें। कंक्रीट से भरने के बाद आपने ये जो पोल है, ये जो गर्डर है, इसके इर्द गिर्द आपने कंक्रीट के बॉक्स बनाने हैं, वो इसको स्ट्रेंथन कर देंगे। ये स्ट्रक्चर की बात थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं AC DC केबल्स की। AC केबल्स भी यूज़ होती हैं, DC केबल्स भी यूज़ होती हैं। जो इन्वर्टर की आउटपुट है उससे आनवर्ड जितनी भी केबल आपकी यूज़ होती है आपके मीटर तक या आपके घर की सप्लाई तक, वो AC केबल्स होती हैं। वो आपने अच्छी गेज वाली और कापर की केबल यूज़ करनी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान केबल, न्यू एज केबल, फास्ट केबल, GM केबल, FR केबल, इनमें से कोई भी केबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो DC केबल है। DC केबल एक्चुअली यूज़ होती है आपने जितने सोलर पैनल लगाए हुए हैं उन सारे सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए और वहाँ से इन्वर्टर तक आपकी DC पावर को मूव करने। ये स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होती है, डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनती हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती है
कि आप डिफरेंट जो सोलर पैनल्स हैं उनके ग्रुप बना लेते हैं और वहां से एक केबल जो है ना वो आप ले आते हैं इन्वर्टर तक। अब ये जो डीसी केबल होती है ये भी कॉपर की होती है, ये दो तरह की होती है। ये जो डीसी केबल होती है इसमें बेसिकली बहुत छोटी छोटी बहुत सारी केबल्स होती हैं, यूजुअली 74 केबल्स, बाज़ औक़ात 96 केबल्स होती हैं। ये यूजुअली कॉपर की होती हैं और जो कॉपर का कलर है उस कलर की होती हैं, या इसमें टिंट कॉपर होता है तो आपने टिंट कॉपर यूज़ करना है। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो आपने टिंट कॉपर यूज़ करना है। प्लस बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि कितने गेज की केबल होनी चाहिए, कितने एमएम की केबल होनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम 5 किलोवाट 6 किलोवाट तक है तो आप 4 एमएम की केबल यूज़ करें। अगर आपका इससे बड़ा सिस्टम है तो प्रेफरेबली आप 6 एमएम की केबल यूज़ करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थ बोर की। ये बहुत क्रूशियल है, अनफॉर्चुनेटली हम इसको फॉलो नहीं करते। बहुत सारे सिस्टम के अंदर हम अर्थ बोर यूज़ नहीं करते, तो आपने अर्थ बोर ज़रूर करवाने हैं। यूजुअली 3 अर्थ बोर होते हैं। एक आपका जो अर्थ बोर होता है वो एसी साइड के लिए होता है, दूसरा जो आपका अर्थ बोर होता है वो डीसी साइड के लिए होता है, यानी जो आपके पैनल्स हैं आप उनको अर्थ करते हैं। तीसरा जो आपका अर्थ बोर होता है वो आपका लाइटिंग अरेस्टर के लिए होता है। जब कभी लाइटिंग स्ट्राइक पड़े तो वो सारी की सारी ज़मीन के अंदर चली जाए, उससे आपका सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। हम अरेस्टर की बात कर लेते हैं। तो अरेस्टर की इंस्टॉलेशन में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल लाजमी करना है, जैसे कि अरेस्टर को आपने डायरेक्टली छत के ऊपर नहीं लगाना। अरेस्टर और आपकी छत के बीच में एक इंसुलेटर होना चाहिए। यूजुअली ये जो इंसुलेटर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का इंसुलेटर होना चाहिए ताकि आपकी छत और अरेस्टर के दरमियान एक इंसुलेशन हो। हैवी स्ट्राइक की सूरत में अरेस्टर से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आसमानी बिजली है, वो डायरेक्टली ट्रेवल कर रही है थ्रू अर्थ बोर ज़मीन के अंदर। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है एसी और डीसी पैनल्स। यूजुअली लोग एक ही पैनल के अंदर एसी और डीसी पैनल्स बना देते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। बीइंग एन इंजीनियर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक पैनल यूज़ करें, आप 2 अलग-अलग पैनल यूज़ करें। एसी पैनल अलग बनाएं, डीसी पैनल अलग बनाएं। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं और आपकी एसपीडीज होती हैं, तो आप अलग-अलग बनाएं, सेपरेट बनाएं इनको। एसपीडीज बहुत ज़रूरी है, इसको कभी भी मिस ना करें। बाज़ औक़ात आपके हैवी वोल्टेज सर्ज आ जाती है तो वो इन्वर्टर तक नहीं पहुंचती, उससे पहले वो कैटर हो जाती है। तो एसपीडीज आपने ज़रूर यूज़ करनी है, अलग-अलग यूज़ करें। प्लस इसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यूजुअली आपने फेसबुक में या डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपने ये देखा होगा कि पैनल को आग लग जाती है, साथ इन्वर्टर को भी आग लग जाती है। क्यों कि पैनल लोग यूजुअली इन्वर्टर के नीचे प्लेस करते हैं। जब भी पैनल के अंदर कोई इश्यू आए तो पैनल को आग लगेगी, वो सीधी ट्रैवल करेगी, ऊपर इन्वर्टर तक पहुंच जाएगी। आप इनको एक लाइन के अंदर यूज़ करें, डीसी पैनल बनाएं, एसी पैनल बनाएं, फिर आगे इन्वर्टर यूज़ करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी पैनल के अंदर इशू आता है तो वो वहाँ पे ही कैटर हो जाए। वो जो आग है वो ऊपर नीचे मूव ना करे, उसका ऊपर और नीचे बिल्कुल आपकी खाली स्पेस होनी चाहिए। इन्वर्टर के नीचे ये बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रिंग्स हैं जो आपकी इन्वर्टर तक आती हैं, उन स्ट्रिंग्स के ऊपर टर्मिनेशन ज़रूर करें, टैगिंग ज़रूर करें। आपको पता हो कौन सी स्ट्रिंग नंबर 1 है, कौन सी स्ट्रिंग नंबर 2 है, कौन सी आपकी न्यूट्रल है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइव के लिए हमेशा आप रेड वाली यूज़ करें, रेड येलो ब्लू कोई भी कलर यूज़ करें। न्यूट्रल के लिए हमेशा ब्लैक यूज़ करें। यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है कि एक ही कलर की इतनी सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, फिर इसके ऊपर टैगिंग भी नहीं होती, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कभी कोई फॉल्ट आ गया आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुकी है। एक सिस्टम था किसी जगह पे लगा, जब मैं उसको डायग्नोज करने के लिए गया कि उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जो आपकी स्ट्रिंग थी जो पैनल से वायर आ रही थी इन्वर्टर तक, उसमें बहुत सारे जॉइंट। सो आपने जॉइंट नहीं लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सम हो आपकी केबल कट जाती है, कम पड़ जाती है तो उसको ख़त्म करें, नई केबल लगाएं। जॉइंट लेस केबल होनी चाहिए। जहाँ पे भी डीसी करंट की लीकेज होगी इन्वर्टर आउटपुट आपको नहीं देगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने कभी भी नहीं करनी। फिर आप डिज़ाइन करें, बैठें किसी इंजीनियर के साथ कि आपने कितनी स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है ना। उसका डिज़ाइन होता है, अगर एक स्ट्रिंग के अंदर मसला आता है उस स्ट्रिंग को इन्वर्टर से उतारें, दूसरी स्ट्रिंग की सप्लाई आती रहेगी और आपका कुछ ना कुछ सोलर चलता रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो आप केयरफुली डिज़ाइन करना है कि आपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना है, ऑन ग्रिड लगाना है या हाइब्रिड लगाना है। किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सा इन्वर्टर आपको यूज़ करना चाहिए। फिर अच्छे वाले टियर 1 के सोलर पैनल्स आप यूज़ करें, प्रेफरेबली एन टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल यूज़ करें, 580 585 वाट में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात, विदाउट नेट मीटरिंग ये सिस्टम कुछ भी नहीं है, कुछ केसेस के अलावा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी नेट मीटरिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी जनरेशन हो रही है सारी की सारी आप यूज़, ज़रूरी नहीं है।
बाज़ औक़ात आप घर में नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, मतलब कोई हॉलीडे है, तो जो आपकी जनरेशन हो रही होगी वो ज़ाया हो रही होगी अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई। नेट मीटरिंग यूज़ करें ताकि जो भी एक्स्ट्रा यूनिट आपके प्रोड्यूस हों वो रात 11 से लेकर अगले दिन 7 बजे तक आप वो सारे के सारे यूज़ कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअली कौन सा सोलर सिस्टम यूज़ करना चाहिए। क्या आपको ऑफ ग्रिड के लिए जाना चाहिए, ऑन ग्रिड के लिए जाना चाहिए या हाइब्रिड के लिए जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको ज़रूर ये चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।